नमस्कार दोस्तों, 1 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज टोटल 4 एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि सैटरडे है तो 4 ही एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल आपके सामने है, डाइल्यूटिंग द EIA प्रोसेस स्पेल्स अ पाथ ऑफ नो रिटर्न। द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 इज अ ब्रेजन अटेम्प्ट टू वीकन क्रिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस। तो अभी अभी आपको पता ही है, EIA के ऊपर काफी बहस छिड़ी हुई है। जो सरकार है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इस EIA 2020 नाम्स को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ऑथर कौन है। ऑथर है सुहृद पार्थसारथी जी, ये एडवोकेट हैं, मद्रास हाई कोर्ट में अक्सर कर इनके आर्टिकल्स छपते हैं। काफी अच्छे अच्छे आइडियाज भी दिए होते हैं इन आर्टिकल्स में। तो ये बता रहे हैं कि कैसे 1994 में पहली बार असेसमेंट नॉर्म्स आए, उसके बाद 2006 में असेसमेंट नॉर्म्स आए। 2006 के असेसमेंट नॉर्म्स में भी बहुत सी कमियां थी, बट उन कमियों को एड्रेस करने के बजाय अब जो 2020 में नॉर्म्स आ रहे हैं वो EIA को ऑलमोस्ट हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पुराने नॉर्म्स में कमियां थी और क्या नए नॉर्म्स में एक्स्ट्रा कमियां आ गई, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। तो ये देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द कोविड-19 क्राइसिस एज अ मेट्रोपॉलिटन बैटल। यहां पे जो ऑथर है वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखिए, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कोविड-19 केसेस इन इंडिया वो इन सिटीज में है। तो ये कुछ आवाज उठा रही है, कुछ क्वेश्चंस उठा रही है, किसकी तरफ? जो हमारा मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसकी तरफ आवाज उठा रही है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठा रही है। और ये इसके लिए कुछ वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स को उठा रही है, कुछ उनकी खुद की सर्वे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एसोसिएट मैनेजर है एडवोकेसी, जगन्नाथ सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी। तो ये जानाग्रहा सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी। तो ये जानाग्रहा सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी भी अपनी रिपोर्ट छापता है, उसके कुछ उन्होंने स्टैटिस्टिक्स लिए हैं। हालांकि उस स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के जो वर्ल्ड बैंक के इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं और कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स जो यहाँ पे VR वचना जी ने बताए हैं, इनको हम अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल। धीरे धीरे हमारा जो लॉकडाउन है वो रिलैक्स होता जा रहा है, लेकिन कुछ सेरोलॉजी सर्वेस कराई गई हैं दिल्ली, मुंबई में, जिससे ये पता चलता है कि जितना अभी कोविड-19 हमें सामने केसेस नजर आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा केसेस है। क्योंकि टेस्टिंग उतनी नहीं हो रही है तो केसेस हमारे सामने निकल के नहीं आ रहे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल सर्कल्स में आप सुन रहे होंगे कि जितने भी कोविड-19 के केसेस हमारे सामने हैं, दिस इज ओनली 20 to 30% ऑफ द ओरिजिनल केसेस। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट आगे मूव कर रही है, इसके बारे में यहां पे कुछ बातें बोली हैं ऑथर ने, इनको देखेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल है वॉर एंड टॉक्स। जो पूरा अफगानिस्तान का मैप है, अफगानिस्तान में किन किन जगहों पे तालिबान का कंट्रोल है। तालिबान और USA के बीच में बातचीत चल रही है, पीस प्रोसेस की बातचीत चल रही है। तालिबान बोलता है कि अफगानिस्तान के रूलर्स हमें, तालिबान की गवर्नमेंट अलग काम कर रही है। USA का मन है कि भैया जल्दी से जल्दी यहां से निकल लिया जाए। तो इसके बारे में एक आर्टिकल है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि ईद उल आधा के चक्कर में, एक मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए तालिबान ने रिसेंटली डिसीजन लिया कि 3 दिन का सीज फायर होगा। सीज फायर का मतलब क्या है? फिलहाल के लिए लड़ाई रुक जाएगी। अब आप बोलोगे लड़ाई किसके बीच में हो रही? तो लड़ाई हो रही है तालिबान के फोर्सेस के बीच में और अफगान नेशनल गवर्नमेंट के फोर्सेस के बीच में। जो अफगानिस्तान की सरकार है उसके बीच में और तालिबान, जिसको एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके रखा गया है, उसके बीच में। और इन टॉक्स को ब्रोकर कौन कर रहा है? US ब्रोकर कर रहा है। US चाहता है जल्दी जल्दी टॉक्स सक्सेसफुल हो जाए ताकि US चुपचाप से निकल ले इस पूरे स्फीयर से। ये पूरा का पूरा रायता ही USA का फैलाया हुआ है और USA अब इसको छोड़ के निकलना चाहता है। एक और आर्टिकल है इन आसाम अ ट्रेल ऑफ ब्रोकन बैरियर्स। यहाँ पे आसाम में जो फ्लड्स आए हैं, उन फ्लड्स के चलते क्या क्या नुकसान हुआ है उसके कुछ आंखों देखे असेसमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो इसको पढ़ लो। एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मिला नहीं, इसलिए मैं इस चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा हूं। तो तुरंत चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। डाइल्यूटिंग द EIA प्रोसेस स्पेल्स अ पाथ ऑफ नो रिटर्न। द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 is a brazen attempt to weaken critical checks and balances। कैसे ये वीकन करेगा क्रिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस को, वो देखते हैं। शुरुआत ऐसे कर रहे हैं ऑथर दोस्तों कि देखिए 12 जुलाई को एक नोटिस इशू किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, किसको? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया ग्रुप को। ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया क्या है? देखिए ये कुछ यंग एनवायरमेंटल कैंपेनर्स है, उनका एक ग्रुप है।
ये यंग एनवायरमेंटल कैंपेनर्स पूरे इंडिया में ऑपरेट करते हैं। इन्होंने मिलकर एक इनफॉर्मल सा या फिर फॉर्मल ग्रुप बना लिया जिसको बोला गया फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया। ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया कर क्या रहा था? तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया मेल भेजा था किसको? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट को। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, इनको बार बार ये लोग मेल भेज रहे थे। उसमें सब्जेक्ट था EIA 2020। EIA के जो गलत पॉइंट्स है इनके हिसाब से उसको गवर्नमेंट को ये लोग बताने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके बदले में दिल्ली पुलिस से इनको नोटिस आ गया। और दिल्ली पुलिस से नोटिस क्या आया कि हम आपको चार्ज कर रहे हैं। और खास बात दोस्तों क्या है, आपका ऑफेंस पता है क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यानी दिल्ली पुलिस ने फ्राइडे फॉर फ्यूचर एक्टिविस्ट को बोला कि हम आपको UAPA के अंदर चार्ज कर रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर चार्ज कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर उन ऑफेंसेस के लिए आपको चार्ज किया जाता है जिससे नेशनल यूनिटी, नेशनल पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया पे खतरा आ रहा हो। तो कुल मिला के जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया वाले अगर EIA 2020 की कमियां बताने के लिए मेल लिख रहे हैं अगर प्रकाश जावड़ेकर जी को, तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी खतरा है? ऑब्वियसली नहीं है। बाद में आप देखेंगे कि इस कंप्लेन को वापस ले लिया पुलिस ने और बोला कि ये क्लरिकल एरर की वजह से चला गया था। लेकिन अब आप इससे कुछ लोग ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अगर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2020 के लॉ के अगेंस्ट की कैंपेनिंग को गवर्नमेंट नेशनल पीस पे ले सकती है, नेशनल यूनिटी पे ले सकती है, तो थोड़ा सा खतरे वाली बात है। लेकिन फिलहाल के लिए दिल्ली पुलिस ने इस नोटिस को बाहर ले लिया। फिलहाल के लिए इस बेस के बाद ऑथर कहना क्या चाह रहा है? ऑथर ये कहना चाह रहा है कि देखिए, कोविड-19 का जो बवादा, रैकेजेस ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 एक तूफान की तरह आया, सब कुछ तोड़फाड़ दिया उसने, और तोड़ फाड़ने के बाद अब कोविड-19 के रैकेजेस हैं और अभी भी तोड़ फाड़ रहा है कोविड-19। तो कुल मिलाल के कोविड-19 के जो इफेक्ट्स हैं, और खासकर वो इफेक्ट आपके इस टर्म्स में आएंगे कि अब जैसे देखिए, कोविड-19 में एक बहुत बड़ी थ्योरी दी जा रही है कि ये एनिमल से आया है ये वायरस, ठीक है। जो आपका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो हम लोग फॉरेन फॉरेस्ट एरियाज में इनक्रोच कर रहे हैं, उसकी वजह से जो मैन और एनिमल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो एनिमल्स की जो बीमारियां वो मैन में आ रही हैं। तो अब तो गवर्नमेंट को अपने गोल्स को एसेस करना चाहिए क्लाइमेट जस्टिस की तरफ, ठीक है। पैंडेमिक ने हमारी लाइफ पे एक सीयरिंग इफेक्ट किया है और कुल मिला के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं जो इंक्रोचमेंट हम कर रहे हैं जंगल के इलाके में, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो जब इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं तो हमको तो इसको एड्रेस करना चाहिए ना। गवर्नमेंट एड्रेस करने के बजाय इस चीज को ज्यादा शार्प कर रही है, इस चीज को ज्यादा बढ़ा रही है आगे। मतलब पहले जो गलतियां कर चुके हैं हम लोग, हम उसी गलती को रिपीट करें, देखिए ना। बट द रिस्पॉन्सेस टू द क्राइसिस सीम टू मिरर द फेलियर्स ऑफ द पास्ट। मतलब पहले जो हमने गलती की हैं वही गलतियां, कुछ कुछ वैसी ही गलतियां, उनके मिरर इमेज जैसी गलतियां हम और कर रहे हैं। Which means the more that goes wrong, the more we want to do the same things again. जितनी ज्यादा चीजें गलत जा रही हैं उतनी ज्यादा हम उनको और गलत करेंगे। तो पैंडेमिक से पहले जो हमारा ग्रोथ का प्रोसेस था, उसी ग्रोथ के प्रोसेस को हम लोग एग्रीवेट कर रहे हैं पैंडेमिक के बाद। यानी कुल मिला के इस पैंडेमिक के चलते हमारी अप्रोच में, हमारे वे फॉरवर्ड में कोई चेंज आया ही नहीं। हम उसी तरीके से सोच रहे हैं जैसे पैंडेमिक से पहले सोच रहे थे। ये ऑथर बोल रहे हैं कोविड-19 ने हमारी इकोनॉमी के प्रोग्रेस को रोक दिया। उस रुकी हुई इकोनॉमी के प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए EIA को यहां पे रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन इससे आएगा एक कल्चर ऑफ डिसरिगार्ड। कल्चर ऑफ डिसरिगार्ड मतलब ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद आप एक और ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हो जहां पे जो भी इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा था उसको आप और कमजोर कर रहे हो। ऑलरेडी एक ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी चल रही है। ये ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी कोविड की वजह से नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सी चीजें चल रही हैं। तो वो सब चीजें किसी पैरेलल यूनिवर्स में नहीं चल रही हैं, वो इसी यूनिवर्स में चल रही हैं जहां पे हम रहते हैं। और उनके बावजूद भी गवर्नमेंट का इस तरीके का जो स्टैंस है वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि इट इज नॉट इन अ वेरी गुड लाइट, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर। अब यहां पे अगर EIA की बात की जाए, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात की जाए, तो इसके ऊपर बातचीत होनी शुरू हुई थी दुनिया भर में 1960s में। कहा यह गया कि देखिए, अब जैसे जैसे पूरी दुनिया की आबादी बढ़ रही है, उनको पालने के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनका इंपैक्ट, जो गंदा इंपैक्ट है एनवायरमेंट पे, वो भी बढ़ रहा है। तो इंडिया में अगर बात की जाए पॉलिसी की, वैसे तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट दुनिया भर में 1960s में होने लगे थे, लेकिन इंडिया ने 1994 में अपने पहले असेसमेंट नॉर्म्स को पब्लिश किया अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये
नॉर्म्स क्या बोलते थे कि कोई प्रोजेक्ट्स जो एक सर्टेन लिमिट से बड़े होंगे और वो इन सेक्टर्स में होंगे जैसे माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एटॉमिक एनर्जी, तो उनके शुरू करने से पहले एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस एज अ प्री कंडीशन जरूरी होगा और समय समय पे हम इन असेसमेंट नॉर्म्स में अमेंडमेंट करते रहेंगे। 1994 वाले जो अमेंडमेंट्स थे वो कभी भी इनफ नहीं माने गए, तो ऑब्वियसली बात है चेंजेस होंगे। ये चेंजेस हुए 2006 में। 2006 में एक नया प्रोग्राम आया, EIA प्रोग्राम। इस 2006 वाले प्रोग्राम ने क्या बोला कि देखिए जो 1994 का जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा था, स्पीडी ग्रोथ को रोक रहा था। तो इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने का, ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का सिस्टम है प्रोजेक्ट्स को लागू करने से पहले, इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। तो जो अप्रेजल कमेटी बनेगी किसी भी इन्वायरमेंटल सिस्टम को एसेस करने के लिए, जो अप्रेजल कमेटी बनेगी वो सेंटर में भी बनेगी, स्टेट्स में बनेगी, और सेंटर की जो अप्रेजल कमेटी है और जो स्टेट की अप्रेजल कमेटी है, दोनों लोग जब रिकमेंडेशंस देंगे पॉजिटिव, तब वो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट शुरू होगा। फिर ये बोला गया कि देखिए जहां जहां पे भी ये इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट इफेक्ट पैदा कर सकता है वहां पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाके एक पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करेगा और लोगों से बातचीत करेगा कि भाई आप लोग जो यहां पे रह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बन रहा है, आपका इसके बारे में क्या राय है। तो फिर भी देखा जाए तो 2006 में कुछ चीजों को बढ़ाया गया, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जब 2006 इंप्लीमेंट हुआ तो थोड़ा रिग्रेसिव निकला ये। जैसे फॉर एग्जांपल जो फाइनल EIA रिपोर्ट निकल के आती थी, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट रिपोर्ट, उसको पब्लिक को अवेलेबल नहीं कराया जाता था। द प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग क्लियरेंसेस फॉर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वाज एक्सेलरेटेड। कुछ स्पेसिफिक तरीके के प्रोजेक्ट्स का जो प्रोसीजर था क्लियरेंसेस पाने का, वो तेज होता था। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट जिसको तेजी से इंप्लीमेंट करना चाहिए उसको कोशिश करेगी इंप्लीमेंट करने की। जुडिशियल रिव्यू का स्कोप थोड़ा कम था। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जुडिशियल रिव्यू किया बहुत है, बट फिर भी स्कोप कम है। उसके बाद जब भी इन क्लियरेंसेस को कोर्ट में चैलेंज किया गया तो कोर्ट में ने भी जो अपनी रूलिंग दी वो असेसमेंट अथॉरिटी के डिसीजन के हिसाब से दी। और ऑब्वियसली बात है असेसमेंट अथॉरिटी जब पॉजिटिव सिग्नल दे देंगे, जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे किसी प्रोजेक्ट को, तभी रूलिंग जाएगी जुडिशरी में। तो कुल मिलाकर ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 2006 में जो प्रोजेक्ट आया था, जो EIA आया था, वो EIA उतना इफेक्टिव नहीं था। उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी, कुछ सुधार करने की जरूरत थी। लेकिन सुधार हुए क्या? सुधार नहीं हुए। इनफैक्ट ऑथर कह रहा है सुधार तो छोड़ो, उल्टा कर दिया यहां तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पहले जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज थी, ऑथर बोल रहा है पहले एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज के पास जो ताकत थी उस ताकत को बढ़ाने की जरूरत थी, स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। यहां तो जो गवर्नमेंट है EIA 2020 के थ्रू इन एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को रडरलेस कर रही। जो ताकत थी इन एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ राय देने की, वो भी चली गई। उसके बाद यह बोला गया था कि जहां जहां पे भी कोई प्रोजेक्ट चलाया जाएगा उसके ऊपर पब्लिक कंसल्टेशन होगा। EIA 2020 क्या बोल रहा है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में हम पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे ही नहीं। मतलब कि जो बेसिक फंडामेंटल टेनेट्स थे 2006 के, उस बेसिक फंडामेंटल टेनेट्स को भी हटाने की बात कर रहे हैं यहां पे गवर्नमेंट वाले, मतलब ऐसा बोल रहा है यहां पे ऑथर। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी चीज आई है जो है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस। एक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को, मतलब किसी भी एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को जिसका एनवायरमेंट पर इफेक्ट हो सकता है, उसकी शुरुआत करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब बोला जा रहा है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस, यानी मान लीजिए किसी कंपनी ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया बिना वैलिड सर्टिफिकेट के, तो उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बाद भी उसको क्लियरेंस दिया जा सकता है सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ अ फाइन। मतलब कुल मिला के EIA का जो बड़ा लॉजिक था कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले क्लियरेंस होनी चाहिए, तो पहले आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, क्लियरेंस बाद में ले लो। मतलब सारे फंडामेंटल टेनेट्स को यहां पे गवर्नमेंट बदल रही है। तो सबसे पहले जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी थी उसकी ताकत को कम किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ जगहों पे, ज्यादातर जगहों पे पब्लिक कंसल्टेशन होता था, पब्लिक से बातचीत होती थी, जहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके आसपास जो लोग रह रहे थे उनसे बातचीत हो रही थी। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में बोला गया कि उनसे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा कि भाई किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले क्लियरेंस लेना है। अब तो आप प्रोजेक्ट शुरू कर दो, बाद में आपको क्लियरेंस मिलती रहेगी। तो कुल मिला के दोस्तों जो EIA के नॉर्म्स है उनको बहुत सीधे सीधे कमजोर करने की यहां पे बातचीत चल रही है। और जब आप, ऑथर ये बोल रहा है कि अगर आप EIA के नॉर्म्स को कमजोर करोगे तो आप हमारे एनवायरनमेंट और डेमोक्रेसी दोनों को कमजोर करोगे। दिस इज व्हाट इज ऑथर इज ट्राइंग टू से इन दिस आर्टिकल। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। द कोविड-19 क्राइसिस एज अ मेट्रोपॉलिटन बैटल।
द एब्सेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग इज स्टार्कली विजिबल इन द पैंडेमिक। क्या बोला जा रहा है यहां पे बोला यह जा रहा है दोस्तों कि देखिए इंडिया की जो टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, हमारे देश के जितनी भी कोविड-19 केसेस उसके लमसम 50% केसेस इन सिटीज में मिलते हैं। एक पॉइंट ये दिया गया। तो कुल मिला के जो बीमारी है वो मेट्रोपॉलिटन इलाकों में बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। तो एक लॉजिक फैक्टर निकल के आता है कि अगर मेट्रोपॉलिटन इलाके में हम इस बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं तो पैन इंडिया इस बीमारी को कंट्रोल करने में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात किया जाए तो 2018 में इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर था ओनली 1.28% ऑफ द जीडीपी। ओनली 1.28%। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएसए ले लीजिए, इवन चाइना ले लीजिए, वो अपनी जीडीपी का 3% से ज्यादा, कुछ तो 5% से ज्यादा हेल्थ में खत्म करते हैं, लेकिन हमारे यहां केवल 1.28%। फिर एक डाटा दिया गया, जो टोटल आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें अगर आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर को देखो, मान लीजिए ओवरऑल इंडिया में 100 रुपए लोग हेल्थ के ऊपर खत्म कर रहे हैं, तो इसमें से 62.4% यानी 62.4 रुपए लोग अपनी जेबों से निकाल के खत्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 62.4% 2017 में इंडिया ने आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर किया था, यानी लोगों की जेब से सीधे सीधे निकला, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से उतनी मदद नहीं मिली। ठीक है, तो 62.4% ऑफ द हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन 2017। ये डाटा किसका है? वर्ल्ड बैंक का। और यही डाटा अगर आप वर्ल्ड एवरेज देखेंगे तो 18.2%, यानी पूरी दुनिया का जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 18.2% और इंडिया का कितना है? 62.4%। इससे पता चलता है कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो कितना कमजोर है। उसके बाद जो मैन पावर है हेल्थ सेक्टर में वो भी बहुत कम है इंडिया में। आप देखोगे इंडिया में जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो है 1:1457, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है? हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। उसके बाद भी दोस्तों जो हमारे डॉक्टर्स हैं ना, ज्यादातर अर्बन एरियाज में कंसंट्रेटेड है, रूरल एरियाज में बहुत कम डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे कुछ चीजें पॉइंट आउट करी हैं ऑथर ने, जिन चीजों के थ्रू उसने बताया कि कैसे कैसे हम अपने इस मेट्रोपॉलिटन कोविड-19 की क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं। और यहां पे ऑथर ने एक थीम पकड़ी है जो कि है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको बता रखा है कि भैया तो जो लोकल लेवल का गवर्नेंस है, जिसमें स्पैटियल प्लानिंग, म्युनिसिपल कैपेसिटीज, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, मेयर्स का होना, काउंसिल्स का होना, जो वार्ड काउंसिलर्स होते हैं और उनका जो सिटीजन पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन होता है वो होना, मतलब कुल मिला के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपकी म्युनिसिपैलिटी, उनको अकाउंटेबल करना। तो शुरुआत कैसे की गई? शुरुआत ये की गई, देखिए हमारे संविधान में बात की गई है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज की। हर वो शहर जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा की आबादी है वहां पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई है। ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आइडियाज बनाएगी, प्रोग्राम बनाएगी फॉर द इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर द एंटायर मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स, सिंथेसाइजिंग प्रायोरिटीज सेट बाय लोकल अथॉरिटीज, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी प्रायोरिटीज लोकल अथॉरिटी ने बना रखी, स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रखी, उनको सिंथेसाइज करना, लोकल लेवल पे प्लान बना के उनको इंप्लीमेंट करना, ये सब काम किसका है? एमपीसी का है। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए एक रिपोर्ट यहां पे कोट की गई है, वो रिपोर्ट जनाग्रह ऑर्गेनाइजेशन की है। बट देखिए इस रिपोर्ट पे ना जाते हो, ये बात तो बिल्कुल सही है, आप सेफली लिख सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज को जिस तरीके से हमारे संविधान में एनविसेज किया गया उस तरीके से वो काम कर नहीं रहे। बहुत सारे स्टेट्स में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे पहली बात तो एमपीसी बनी ही नहीं है, और जहां पे बनी भी है वो काम नहीं कर रही है ढंग से। और उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी स्ट्रांग हो जाएंगी तो ब्यूरोक्रेसी कमजोर हो जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट को अगर ताकतवर रखना है तो उसको अपनी ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर रखना पड़ेगा, और ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर रखना पड़ेगा तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके म्युनिसिपैलिटीज में उनको कमजोर रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है एमपीसी को एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की ताकत कम होगी। इसीलिए एक ये रीजन कहा जाता है कि एमपीसी अब तक इतनी ताकतवर इंडिया में नहीं हो पाई। आगे चलते हैं। जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनका जो लोकल लेवल का गवर्नेंस होता है उसमें स्टाफ की कमी और फाइनेंस नहीं है उनके पास प्रॉपर। जैसे कि इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर लीजिए, बेंगलुरु का जितना एक्सपेंडिचर है
और उसका खुद का जितना रेवेन्यू है उसका द्वारा लगाए हुए टैक्स से जो रेवेन्यू है वो निकल के आता है कितना, 47.9%। अब यहां पे दो तीन सवाल आपके दिमाग में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भैया ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं ये अपनी टैक्स को कहां से लेके आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप मुंबई में जॉब करते हो दोस्तों, या मान लीजिए आप चेन्नई में जॉब करते हो, मैंने दोनों जगह जॉब की है, तो जब मेरी सैलरी स्लिप आती थी उस सैलरी स्लिप में 200 रुपया प्रति महीना कटता था। और हमारे संविधान में लिमिट लगा रखी गई है कि प्रोफेशनल टैक्स आप एक साल में 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं काट सकते। कुछ साल पहले आवाज उठी थी कि भैया 12,000 रुपए साल का प्रोफेशनल टैक्स कटना चाहिए, लेकिन उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया। अभी के लिए साल में सिर्फ 2,500 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स लग सकता है, यानी लगभग 200 रुपए प्रति महीना। तो मुंबई में भी और चेन्नई में भी दोनों जगह मेरी सैलरी से 200 रुपए प्रति महीना कटते थे। वो जाते कहां थे, चेन्नई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास या मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। तो ये एक तरीका हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसे आने का। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं। तो अगर आप बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करोगे तो जो उसका टोटल खर्चा है 100 रुपए, तो उस 100 रुपए के अगेंस्ट जो वो अपने टैक्सेस से पैसा लेके आता है बेंगलोर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो है 47.9%। चेन्नई का है 30.5%, मुंबई का है 36.1%, कोलकाता का है 48.4%। तो इतना पैसा तो वो अपने टैक्स सोर्सेस से ले आते हैं। तो बाकी पैसा ऑब्वियस सी बात है उसके लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ेगा। फिर देखा जाए ऑफिसर्स की स्टाफिंग की बात की जाए तो पर लाख पॉपुलेशन मुंबई में 938 ऑफिसर्स हैं, जो कि ग्लोबल सिटीज के हिसाब से बहुत कम है। अगर आप जोहान्सबर्ग, जो कि एक शहर है साउथ अफ्रीका का, वहां पे देखोगे पर लाख ऑफिसर्स 2,922 है। न्यूयॉर्क में 5,446 है। और वहीं पे आप देखिए मुंबई, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है, वहां पे 938 है। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा हमने यहाँ पे। फिर हमारे इंडिया में जो मेयर्स का रोल होता है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर, बट इंडिया में जो मेयर्स होते हैं ना उनकी ताकत कुछ खास होती नहीं है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेयर होता कौन है। देखिए मेयर हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। इंडिया में कुछ स्टेट्स में मेयर को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, कुछ स्टेट्स में मेयर को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। यानी इंडिया के कुछ स्टेट्स में मेयर की जो वोटिंग होती है वो डायरेक्ट लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे जो वार्ड काउंसिलर्स होते हैं ना वो मेयर की वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की बात करिए तो मुंबई में जो वार्ड काउंसिलर्स होंगे, अगर आपको वार्ड काउंसिलर्स नहीं पता है क्या होते हैं तो मेरी एनसीईआरटी की पॉलिटी की वीडियो देखिए जाके। तो ये जो वार्ड काउंसिलर्स होते हैं बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यार अर्बन लेवल पे जो म्युनिसिपैलिटी बनती है उनमें जिन लोगों को आप वोट डाल के चुनते हो वो वार्ड काउंसिलर्स होते हैं। वो वार्ड काउंसिलर्स फिर वोटिंग करके अपने मेयर को चुनेंगे। लेकिन एक्चुअली में इस मेयर के पास कुछ खास ताकत होती नहीं है। जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहां पे 10 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है, वहां पे कोई भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर नहीं है, प्लस उनके टेन्योर भी कम है। तो मुंबई के मेयर का टेन्योर केवल 2.5 साल है, दिल्ली बेंगलुरु वाले का केवल 1 साल है। तो 1 साल और 2.5 साल में क्या ही कर लेंगे ये। इन मेयर्स के पास पूरे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी नहीं है। प्लानिंग की, हाउसिंग की, वाटर की, एनवायरमेंट, फायर, इमरजेंसी, इनकी बिल्कुल अथॉरिटी इनके पास नहीं है। अथॉरिटी होती किसके पास है? अथॉरिटी होती है म्युनिसिपल कमिश्नर के पास। तो कल के डेट में मान लीजिए आप आईएएस बन जाते हो और आईएएस बनने के बाद आपने बहुत समय तक नौकरी करी, तो हो सकता है कि मुंबई कैडर मिला आपको आईएएस का, तो हो सकता है कि आप बहुत आगे वाले समय आप नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड बन जाओ, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड बन जाओ। ठीक है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के फेवरेट हो तो ये बड़ी बड़ी पोस्टें भी आपको मिल सकती हैं। ये आईएएस यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं और इन्हीं की चलती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं सीधे सीधे। तो कुल मिला के ये भी बोला गया है कि देखिए मेयर की ताकत नहीं है हमारे मेट्रोपॉलिटन इलाके में। ठीक है, ताकत किसकी है? म्युनिसिपल कमिश्नर की है, और वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो मेयर ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। एक और कमी ये बताई गई। ठीक है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है? एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि देखिए भले ही हमारे देश में छोटे छोटे जो टाउन्स है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो काफी हद तक मेट्रोपॉलिटन इलाकों में डिपेंडेंट है। अर्बनाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है दोस्तों कि लोग ज्यादा रह रहे हैं या फिर वहां पे जो रहने के लिए जो फैसिलिटीज है वो अच्छी। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल सेंटर्स, इकोनॉमिक सेंटर्स। कितना बड़ा इकोनॉमिक इंजन है वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल एरिया, इस बात पे डिपेंड करता है। आपको पता है 2030 तक एक स्टैटिस्टिक्स है, जो मुंबई का मेट्रोपॉलिटन रीजन है ना, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो जीडीपी होगी वो सिंगापुर की जीडीपी से ज्यादा होगी 2030 तक। ये मैंने एक बस डाटा मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो हमारे मेट्रोपॉलिटन इलाके होते हैं और उन मेट्रोपॉलिटन इलाके के आसपास के जो हिंटरलैंड्स होते हैं, हिंटरलैंड्स का मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली बात कर लीजिए,
तो दिल्ली का हिंटरलैंड होगा गुड़गांव और नोएडा। मुंबई की बात कर लीजिए तो मुंबई का हिंटरलैंड होगा कल्याण, नवी मुंबई, इस टाइप के इलाके, समझ गए। तो अगर आप एक शहर को देख लो, मेट्रोपॉलिटन सिटी को, और उसके आसपास के हिंटरलैंड्स को देख लो, तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ डाटा दिया गया है। ये रिपोर्ट है मैकेंसी रिपोर्ट की 2012 की, जिसमें बोलता है कि जो इंडिया की 54 मेट्रोपॉलिटन सिटीज और उनके हिंटरलैंड है वो हमारे देश की 40% जीडीपी बनाते हैं। और बाई 2025 जो देश के 69 मेट्रोपॉलिटन सिटीज होंगे अलॉन्ग विद देयर हिंटरलैंड, वो इंडिया की ऑलमोस्ट 50% जीडीपी बनाएंगे 2012 से लेके 2025 के बीच में। तो हमारे यहां पे जो प्रोग्रेस हो रही है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दैट इज फोकस्ड, दैट इज कंप्लीटली कंसेंट्रेटेड इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो अब ऑथर स्टैटिस्टिक्स को दे क्यों ना? ऑथर स्टैटिस्टिक्स को इसलिए दे रहा है क्योंकि इन्हीं मेट्रोपॉलिटन इलाकों में तो कोविड फैला है। तो ये मेट्रोपॉलिटन इलाके हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी हैं। इन मेट्रोपॉलिटन इलाकों को आपने ठीक तरीके से मैनेज किया नहीं, इनके हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग किया नहीं, और अब आप देखो कोविड-19 ने बवाल मचा के रख दिया इन मेट्रोपॉलिटन इलाकों को। सबसे पहले ये मेट्रोपॉलिटन इलाके ही बंद हुए जिसके चलते हमारी पूरी इकोनॉमी बंद हो गई। तो या तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी वो पूरे देश में इक्वली डिवाइडेड होती तो कोविड-19 का इफेक्ट उतना इकोनॉमी पे आता नहीं। क्योंकि वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में कंसंट्रेटेड थी तो कोविड-19 का तगड़ा इफेक्ट आ गया इन हमारी इकोनॉमी पे। उसके बाद हम लोग कोविड-19 से डील करने के लिए तैयार भी नहीं थे। इसलिए ऑथर यहां पे बोल रहा है कि इट इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट कि इन मेट्रोपॉलिटन एरिया के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को थोड़ा और रोबस्ट किया जाए, थोड़ा और इंप्रूव किया जाए। और इंप्रूव कैसे किया जाएगा? जो अभी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए, जैसे कि मेयर को डायरेक्टली इलेक्ट करिए, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज और एफिशिएंट तरीके से काम करें, इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको टोक्यो में मिलेंगे, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, वो एग्जांपल्स आपको इंडिया में लागू करने की जरूरत है। एज सिंपल एज दैट, ये यहां पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। एक पॉइंट ऑथर यहां पे और दे रहा है कि जो मेयर्स हैं, मेयर को 5 साल का टेन्योर दिया जाना चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड वार्ड लेवल गवर्नेंस होनी चाहिए। कुल मिलाकर ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेयर को ताकत दीजिए और जो मेट्रोपॉलिटन कमिटीज बनती हैं और जो ये आपके वार्ड काउंसिलर्स होते हैं, इनको ज्यादा ताकत दीजिए। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने पास ताकत को कंसंट्रेट करके रखना चाहती है, ज्यादा ताकत दूसरों को देना नहीं चाहती है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। ऐसा ऑथर बोल रहा है। ठीक है, अगले आर्टिकल में चलते हैं। अगला आर्टिकल है टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल विद द वैक्सीन येट नॉट इन साइट, easier cheaper testing can help protect the vulnerable। क्या बोल रहे हैं इसमें? शुरुआत आर्टिकल को जिस तरीके से कही जाती है, लगभग 17 लाख केस हो चुके हैं इंडिया में, 36,000 मौतें हो चुकी हैं, तो जो फैटिलिटी रेट है वो लमसम है 2.16%। अब कुछ सेरोलॉजिकल स्टडीज कराई गई हैं मुंबई में और दिल्ली में। अब आप बोलोगे कि भाई ये सेरोलॉजिकल स्टडीज क्या होती है, सर्वे क्या होते हैं? तो सेरोलॉजिकल सर्वे में आपका खून का सैंपल लेंगे और उस खून के सैंपल में किसी एक बीमारी के रिस्पेक्ट की एंटीबॉडीज को चेक करेंगे। तो दिल्ली मुंबई में खून के सैंपल लिए गए और उन सैंपल्स में कोविड-19 के एंटीबॉडीज को चेक किया गया। तो ये जो मुंबई दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे हुए, उस सर्वे से ये पता चला कि देखिए, भले ही कोविड-19 के केसेस हमारे सामने जो है वो लमसम 17 लाख है, बट एक्चुअली में जो कोविड-19 के केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं इस इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये जो 2.1% का जो आप डेथ रेशियो बता रहे हो ना, फैटिलिटी रेट बता रहे हो ना, पूरे चांसेस है कि ये फैटिलिटी रेट और कम होगा। हमारे यहां पे जो डेथ रेशियो है वो और कम होगा और हमारे यहां पे जो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस है कोविड-19 के वो और ज्यादा होंगे। फिर यहां पे कुछ हमारी जो कोविड-19 की हैंडलिंग है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। सारे पॉइंट्स में पहले डिस्कस कर चुका हूं, चूंकि यहां पे दोबारा वो डिस्कस कर रहे हैं तो आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से जल्दी से बता देता हूं, कुछ नोट्स नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या बोला गया, ये देखें, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो आप हैदराबाद जैसे स्टेट में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, वहां पे टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। कम से कम महाराष्ट्र जैसे स्टेटों में टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में शुरुआत में टेस्टिंग हुई, फिर उन्होंने कम कर दी, फिर जब क्रिटिसिज्म हुआ तो बहुत तेजी से होने लगी। हो भी किससे रही? तो रैपिड एंटीजन किट से हो रही, जिनकी एफिशिएंसी पे बहुत बड़ा सवाल है। जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लोग हैं वो ऑलरेडी फैटीग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक तो वो बहुत कम है, ठीक है, हमारे देश की आबादी के हिसाब से जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत कम है। तो आबादी इतनी ज्यादा, हेल्थ केयर वर्कर्स इतने कम, वैसे वो परेशान है। बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड हो गया, तो जो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स थे, खासकर प्राइवेट सेक्टर वाले, वो आके काम ही नहीं करना चाहते हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखो दोस्तों, तो जो पब्लिक है वो नाराज हो रही, इंपेशेंट हो रही, कब तक घर पे बैठे भाई, लॉकडाउन लगा हुआ है, कब तक घर पे बैठे, पैसा नहीं आ रहा है, खाना कहां से खाएंगे, तो वो भी बाहर निकलना चाहते हैं।
तो अब ये समझ में आ गया कि एक लिमिट से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन के फॉर्म में नहीं लगाई जा सकती। इकोनॉमी भी बिगड़ रही है, जीएसटी कलेक्शंस गिर गए हैं, पूरे चांसेस है कि जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो भी इस बार गिरेंगे, जो बिजनेसेस है कॉर्पोरेट्स बोलेंगे कमाई नहीं हुई भाई, इकोनॉमी बंद हो गई। तो अब देखिए लॉकडाउन का तो खुलना तय है। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया जिसमें बोला गया कि जिम और योगा सेंटर खुलेंगे, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेट्रो रोल ये सब नहीं खुलेंगे, लार्ज गैदरिंग्स अलाउड नहीं होंगी। जो इंटर स्टेट मूवमेंट है उस इंटर स्टेट मूवमेंट को थोड़ा थोड़ा शुरू किया जाएगा, शुरुआत में ई पास पे, बाद में ई पास को भी हटाया जाएगा। अब जब आप इस तरीके से इकोनॉमी को खोल रहे हो तो आपके लिए विजिल पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इकोनॉमी खुलेगी लोग ज्यादा सड़कों पे आएंगे तो कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। और चूंकि अभी हमें कोई वैक्सीन या क्योर शॉर्ट टर्म में दिख नहीं रहा है, तो जरूरी यह है कि इकोनॉमी को खोलने के साथ साथ, लॉकडाउन को खोलने के साथ साथ इस बात को भी इंश्योर किया जाए कि पैंडेमिक को सही तरीके से मैनेज कैसे करना है, फैटिलिटीज को कम कैसे करना है। बेस्ट तरीका इसमें यह होगा कि जिनको ऑलरेडी कोविड-19 हो गया वो घर के अंदर है, जो कि वो हो नहीं रहा। देखिए 14 दिन क्वारंटाइन खत्म हो जाता है, उनको लगता है कि भाई हम सही हो गए, वो ऑफिस आ जाते हैं। ठीक है, अब बड़ा डेंजरस सिनारियो है ये, बिना नेगेटिव रिजल्ट के ऑफिस आ जाना, लेकिन वो भी घर पे नहीं बैठ सकते भाई, सैलरी कट रही है, तो सैलरी कैसे कटवा लें, ऑफिस तो जाना ही है। ज्यादातर केसेस जो इंडिया में वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो बहुत सारे लोग जिनको कोरोना है वो उस कोरोना को लेके घूम रहे हैं, उनको भी नहीं पता चल रहा है कि वो किसी और को इन्फेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस की जरूरत है। फिर जो रैपिड एंटीजन किट्स पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, उस पे ज्यादा डिपेंडेंसी क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं। तो ये सब चीजें कही गई हैं। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोला गया, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था, इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो भी प्लानिंग होनी चाहिए और जो भी डाटा रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए लोकल लेवल पे, डिसएग्रीगेटेड होनी चाहिए। डिसएग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है, ये अभी हमारे सामने जो डाटा आ रहा है वो पूरे देश का आ रहा है। हालांकि आप चाहो तो स्टेट लेवल पे भी डाटा अवेलेबल है, लेकिन उस स्टेट में भी छोटे छोटे जो पॉकेट्स है वहां पे कितने केसेस आ रहे हैं उनको जानना जरूरत है। एक माइक्रो प्लानिंग की जरूरत है। अगर कोविड-19 से लड़ना है तो आप एक मैक्रो लेवल पे नहीं सोच सकते। तो एक लखनऊ जैसी सिटी में और एक मुंबई जैसी सिटी में, मुंबई लखनऊ में जो केसेस का प्रेवलेंस है, जो केसेस का फैलने का रेट है वो अलग अलग है। तो दोनों में आप एक स्ट्रेटजी नहीं लगा सकते, दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, दोनों की प्लानिंग अलग अलग होगी। तो सबसे पहली बात है जो डाटा रिपोर्टिंग है वो डिसएग्रीगेटेड होना चाहिए, लोकल लेवल पे होना चाहिए, और प्लानिंग भी लोकल लेवल पे होना चाहिए, तब आप कोविड-19 को रोक पाओगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि स्टेट्स को और सिटीज को अपने कोविड-19 केसेस को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें पॉलिटिकल हो रही हैं। सरकारों को लग रहा है कि कोविड-19 हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे आने वाले इलेक्शन में हमको ये लोग निकाल के बाहर फेंक देंगे, तो कोविड-19 के केसेस को बाहर ही मत आने दो। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कोविड-19 केसेस को बाहर नहीं आने देंगे तो चीजें और खराब हो जाएंगी आगे आने वाले फ्यूचर में, और हमको चीजों को सही करना है, ना कि खराब करना है, इनको पॉलिटिसाइज नहीं करना। अगला आर्टिकल, वॉर एंड टॉक्स, द तालिबान सीज़फायर इज एन अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट इंट्रा अफगान पीस टॉक्स। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की लोकेशन देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि किन किन जगहों पर आपका जो तालिबान है वो डोमिनेंट है। यहां पे वैसे तो पाकिस्तान की लोकेशन ग्रीन में दिख रही है, पर अफगानिस्तान की लोकेशन इधर दिख रही है आपको, ये रहा अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान की बाउंड्री देखा जाए तो उसके नॉर्थ में आपका उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हो क्या है, तो आपका तजिकिस्तान है। एक छोटी सी बाउंड्री अफगानिस्तान की इंडिया के साथ लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये वाला जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान और ये वाला जो इलाका है मीरपुर, ये एक्चुअली पाकिस्तान के पास है, इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है पाकिस्तान ने। तो अफगानिस्तान के साथ हमारा लैंड बॉर्डर नहीं रख पा रहा है, जिसकी वजह से हमको काफी परेशानियां हो रही हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारा इंडिया के साथ, अफगानिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर है, बट ऑन ग्राउंड नहीं है, जो कि एक बड़े इलाके पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। फिर अफगानिस्तान के वेस्टर्न एज पे ईरान है और अफगानिस्तान के साउदर्न एज पे आपका पाकिस्तान है। तो एक लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान, एक ही उसका बहुत बड़ा इशू है। अब अफगानिस्तान के इस मैप में हम ये देखें तालिबान कौन कौन से इलाकों में डोमिनेंट है, तो ये अफगानिस्तान का मैप है, और जितने भी आपको शेडेड इलाके लग रहे हैं ना, चाहे डार्क ब्राउन हो या थोड़ा कम वाला ब्राउन हो, इन सारे इलाकों में किसी ना किसी फॉर्म में तालिबान की प्रेजेंस है। और कांदाहार और काबुल जैसे इलाके, काबुल तो कैपिटल है, इन जगहों पे भी तालिबान की प्रेजेंस है। तो सोचिए काबुल जैसे इलाके पे भी तालिबान की प्रेजेंस है। आप देख सकते हो उस नक्शे में अफगानिस्तान के एक बहुत मेजर इलाके में तालिबान की प्रेजेंस है। तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी यूएसए ने, उस जंग में यूएसए को कुछ नहीं मिला। देखिए 2001 में जंग छिड़ी थी, तब से बवाल चल ही रहा है। अभी के लिए
ईद के त्योहार पे तालिबान ने बोला कि हम 3 दिन का सीज फायर करेंगे, और सीज फायर का मतलब किसी भी तरीके की कोई लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई होती किसकी तरफ है? तो जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसकी फोर्सेस एक साइड पे, तालिबान की फोर्सेस एक साइड पे। पहले तो अफगान फोर्सेस की तरफ से एक्टिवली यूएसए के पर्सनल भी लड़ते थे तालिबान से। अब यूएसए के पर्सनल डायरेक्टली नहीं लड़ते, वो पीछे से अफगान फोर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं, और अफगान फोर्सेस लड़ती हैं तालिबान की फोर्सेस से। अब यूएसए 2001 से यहां पे इन्वॉल्व है, अच्छा खासा खर्चा हो चुका है यूएसए का, तो यूएसए जल्दी यहां से निकलने के मूड में है, बट रायता इतना फैल चुका है कि यूएसए जल्दी यहां से निकल पा नहीं रहा है। अभी के लिए आर्टिकल क्यों छपा है? देखिए 2001 से लेके आज तक केवल 3 बार सीज फायर हुआ है, और ये सीज फायर अभी हुआ। इससे पहले जो सीज फायर हुआ था वो हुआ था जून 2018 में और मई 2020 में। जून 2018 मई 2020 दोनों टाइम पे रिलीजियस फेस्टिवल की सेलिब्रेशन की वजह से सीज फायर कर दिया गया और वॉर को रोक दिया गया। लेकिन जून 2018 और मई 2020 का जो सीज फायर था वो लगातार नहीं चला, बाद में उसको खत्म कर दिया गया और वॉर फिर से शुरू हो गया। मतलब अफगानिस्तान में कंटिन्यूअस एक सिविल वॉर सा चल रहा है। ओके, अभी के लिए जो 3 दिन का सीज फायर लगाया गया है, ये बोला जा रहा है कि चूंकि यूएसए और तालिबान के बीच में पीस टॉक्स चल रही हैं, तो हो सकता है कि ये सीज फायर आगे एक्सटेंड हो जाए। और कुछ इसमें हमको आपका प्रोग्रेस भी देखने को मिली। जैसे फॉर एग्जांपल जो डील हुई है अफगानिस्तान यूएसए एक तरफ और तालिबान एक तरफ, उसमें यह बोला गया कि हम आप एक दूसरे के प्रिजनर्स को छोड़ेंगे। तो तालिबान के 5,000 प्रिजनर्स को जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी है अफगानिस्तान के, उन्होंने छोड़ा। इन 5,000 प्रिजनर्स को छोड़ने के बाद 3 दिन का सीज फायर अनाउंस किया तालिबान ने। तो कुल मिला के बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन अब ये बातचीत कहां जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी, ये देखना अभी बहुत बाकी है। अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाए। अफगानिस्तान की नेशनल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है कि भाई अफगानिस्तान पीसफुल रहे। और अमेरिका के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग बात होगी कि बिना पीस मेंटेन किए अगर वो अफगानिस्तान से निकल गया तो। ऑलरेडी अफगानिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल खराब चल रही है दोस्तों। जो सिविल वॉर चल रहा है वहां पे अफगानिस्तान की फोर्सेस और तालिबान के बीच में, उसमें 4,500 लोग लमसम मर चुके हैं अफगानिस्तान की आर्मी के और सिविलियंस मिला के। उसके बाद आप देखोगे 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे अफगानिस्तान में, उसमें ज्यादा लोग वोट डालने नहीं आए तालिबान के डर के कारण। और ये जो अशरफ गनी की जो प्रेजेंट सरकार बनी थी, इसको ज्यादा लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तालिबान के साथ बातचीत चल रही है, क्या निकल के आएगा इस बातचीत के बाहर ये कहना बहुत मुश्किल है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये मालूम नहीं है। फिलहाल के लिए तालिबान ने अभी के लिए एक सीज फायर अनाउंस किया 3 दिन का, इसके लिए ये न्यूज थी दोस्तों। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अपने राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दें, दिल खोल के कमेंट करें दोस्तों, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।